नमस्कार ओटीवी आनुआल कन्वेंशन फोरसाइट प्रथम अधिवेशन को मु राधा माधव आपको स्वागत करुच्ची। मो साइड रे सीट खाली अच्छी किंतु आमर मुख्य अतिथि दिल्ली निर्माण भवन सीधा सड़क आम सहित जोड़ी होती जहाँ निशांक कहते यह ही हूँ कोरोनार न्यू नॉर्मल। आरंभ करवा प्रथम अधिवेशन। डॉक्टर हर्षवर्धन जी नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है ओटीवी के इस एनुअल कॉन्क्लेव में। कोरोना के गहमा गहमी के बीच आप हमारे लिए वक्त निकाले, इसलिए हम आपके निकट आभारी हैं। समय की बर्बादी न करते हुए सर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना वक्तव्य रखें। जो आपका संदर्भ है ह्यूमन पोटेंशियलिटीज वर्सेस वल्नरेबिलिटीज। मैं सबसे पहले तो कैन यू ऑल हियर मी? जी सर, सुन पा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो उड़ीसा टीवी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और श्रीमती जग्गी मंगत पांडा जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये फोरसाइट आपका एक, जैसा मुझे पता लगा है कि बहुत ही प्रेस्टिजियस और जनता के लिए बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में आपने मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। उड़ीसा के लोगों से, ऐसे तो दिल्ली में सभी लोग उड़ीसा के भी रहते हैं, सारे देश के रहते हैं। उड़ीसा में भुवनेश्वर में जाने का मुझे बहुत बार अवसर मिला है, एम्स में भी और दूसरे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संस्थानों में। लेकिन डायरेक्टली इस प्रकार से उड़ीसा के लोगों से आपके इस चैनल के माध्यम से ही इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। मैं आपको सबको और आपके चैनल के माध्यम से उड़ीसा की जनता को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। अभिनंदन इस बात के लिए भी करना चाहता हूं कि सारे देश में, सारे समाज ने, सारे हमारे जनता के प्रतिनिधियों ने, जनता ने, हमारी सरकारों ने, इनफैक्ट सभी लोगों ने मिलकर, जिसे कहते हैं कि पूरा एक देश एक परिवार के रूप में कोविड के खिलाफ जंग में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जुट गया। और सब लोग जब जुटे तो उसका परिणाम यह हुआ कि आज जब कोविड के खिलाफ जंग को लगभग 1 साल और 2 महीने हो गए हैं, तो हम बड़े गर्व के साथ ये कहने की स्थिति में हैं कि भारत के लोगों ने विषम से विषम परिस्थिति के बावजूद, और जिस भारत के बारे में बहुत सारे लोगों ने आकर ये कल्पनाएं की, अपने प्रेडिक्शंस दिए कि भारत में कोविड से तबाही हो जाएगी, 300-400 मिलियन केसेस हो जाएंगे, 6-7 मिलियन लोग मृत्यु का शिकार हो जाएंगे, कुछ भी काबू नहीं हो पाएगा इतना बड़ा 135 करोड़ लोगों का देश। वहां पर 1 साल 2 महीने के बाद हमारे देश ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। इसमें तो निश्चित रूप से हम सबको दुख है कि हमारे इस जंग में बहुत सारे भारत में लोगों को भी मृत्यु हुई। हमारे बहुत सारे कोविड वॉरियर्स, उनको अपने प्राण गंवाने पड़े, जिन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा के लिए पूरी तत्परता के साथ दिन रात मेहनत से काम किया। लेकिन दुनिया के बड़े से बड़े विकसित देश के मुकाबले भारत ने जो परफॉर्मेंस दिया है, वो उसकी सराहना सारे विश्व में हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हर फोरम पर हो रही है और इसका श्रेय मैं भारत की जनता को देना चाहता हूं, भारत के समाज को देना चाहता हूं।
जिसको जिस प्रकार से बताया गया, जिस प्रकार की गाइडलाइंस भारत सरकार ने समय समय पर बनाकर और उनको सारे देश के लोगों के साथ सरकारों के माध्यम से शेयर किया, लोगों ने उसको पूरी गहराई और गंभीरता के साथ उनका पालन किया। 6 जनवरी 2020 को सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को ये जानकारी दी थी कि 31 दिसंबर 2019 को चाइना में एक नया कोरोना वायरस आया है जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करता है, और उस जानकारी के सारे दुनिया में ब्रेक होने के बाद शायद भारत ने दुनिया में सबसे पहले, मैं जहां बैठा हूं इसी स्वास्थ्य मंत्रालय में 8 जनवरी को ही हमने अपने एक्सपर्ट्स की पहली मीटिंग की थी, और हफ्ते के अंदर अंदर 17 जनवरी तक सारे देश की सभी सरकारों को हमने विस्तृत गाइडलाइंस इशू कर दी थी। अपने एयरपोर्ट्स पर पॉइंट ऑफ एंट्री सर्वेलेंस शुरू कर दिया था। हमारा यद्यपि पहला केस तो 30 जनवरी को भारत में आया, लेकिन उसके पहले सब कुछ हमारे देश में हो चुका था, पॉइंट ऑफ एंट्री सर्वेलेंस से लेकर और कम्युनिटी सर्वेलेंस तक, और सारे देश के अंदर सारी प्रक्रियाएं तैयारी की शुरू हो गई थी। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी अपनाने के लिए लोगों को गाइडलाइंस दे दी गई थी, और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि हमारे देश में शायद बाकी दुनिया के मुकाबले जिस तरीके की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग्स हुई, आज भी मैं याद करता हूं अपने उस पहले केस को जो मेडिकल स्टूडेंट वुहान चाइना से आया था। उस मेडिकल स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में 162 कॉन्टैक्ट्स को हवाई जहाज से लेकर और उसके घर तक पहुंचने तक, और बीच में होटल और टैक्सी और एयरपोर्ट्स के रिसेप्शन काउंटर्स तक इतने सारे लोगों को संपर्क किया गया। और ये प्रक्रिया सारे साल हमारे देश में जिस प्रकार से जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया गया, ट्रैकिंग किया गया लोगों के कॉन्टैक्ट्स का, और जो इसके बाद अर्ली ट्रीटमेंट शुरू किया गया, डायग्नोसिस किया गया, जो अभी आपने पोटेंशियल की बात की है, तो शायद भारत ने जो अपना जो इनहेरेंट वास्तविक पोटेंशियल है, जो जिसको कहते हैं भारत का जो डीएनए है, भारत का जो एंशिएंट हमारी ताकत है, वो हमने शायद इस चैलेंज को, इस एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदलकर हमने दिखाया। और उसका देखिए सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि एक लेबोरेटरी थी, जब हमने टेस्टिंग किया, हर एक चैनल, शायद ये आपका चैनल भी यही सब कहता होगा, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, हर चैनल पर ये बात होती थी। अप्रैल के महीने में हम 6000 जब टेस्ट कर रहे थे शुरुआती दौर में, तो बहुत क्रिटिसिज्म होता था, लेकिन देखते ही देखते एक लेबोरेटरी से आज 2399 यानी 2400 लेबोरेटरीज भारत ने डेवलप कर दी सारे देश के अंदर। हमारे हर रोज 1 मिलियन से ज़्यादा टेस्ट भारत के अंदर, ये कम से कम 5-6 महीना पहले इस फिगर तक हम लोग पहुंच गए थे। और जिन चीज़ों की भारत ने कमी महसूस की, शुरुआती दौर में जो सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता था, चारों तरफ पीपीई किट्स के बारे में बात होती थी, चारों तरफ N95 मास्क के बारे में बात होती थी, वेंटिलेटर्स के बारे में बात होती थी। हमारे पास क्या इतनी कैपेसिटी है कि हम कोविड के मरीजों को भर्ती कर पाएंगे अस्पतालों के अंदर? तो हमने उन सब विषयों पर देखा कि जो चीज़ें इंपोर्ट करते थे वो सारी चीज़ें हमने भारत में मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी विकसित कर ली। एक एक दिन में 5-5, 6-6 लाख पीपीई किट्स भारत में बनने लगे। सारे स्टेट्स को हमने इतनी बड़ी मात्रा के अंदर ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई कि हमारे को याद है कि कई सारे स्टेट्स हमको एक स्टेज के बाद ये कहते थे, आज से 6 महीना पहले, कि प्लीज़ अब आप हमें और मत भेजिए, हमारे पास अपने स्टोर्स में रखने के लिए जगह नहीं है। N95 मास्क के साथ
वेंटिलेटर्स हमने सारे देश में बनाने शुरू कर दिए। साइंटिस्ट इस काम के अंदर खड़े हो गए। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन 150 दुनिया के देशों को उस समय हम लोगों ने देना शुरू कर दिया। और फिर देखते ही देखते हमने सारे देश में जो हमारी डेडिकेटेड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, जो कि सिर्फ कोविड के लिए थी, यानी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, कोविड डेडिकेटेड हेल्थ फैसिलिटी, कोविड केयर सेंटर्स, ये भी करीब 20 लाख, आज एग्जैक्ट नंबर अगर मैं गिनूं तो वो 19 और 20 लाख के बीच में बैठता है। और इसके बाद इसके अलावा 12,000 से ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर्स देश में विकसित कर दिए। एक एक दिन में 5 से 10 लाख टेस्टिंग किट्स भारत के अंदर विकसित होनी शुरू हो गई। और मैं स्वयं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हूँ, और हमने देखा कि सारे देश के साइंटिस्ट जो है वो काम के अंदर जुट गए। आई थिंक मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि 2020 जो है कोविड के लिए तो याद किया जाएगा, बट इसको ईयर ऑफ साइंस की तरह भी याद किया जाएगा, ईयर ऑफ साइंटिस्ट की तरह से भी याद किया जाएगा, ईयर ऑफ साइंटिफिक एकम्प्लिशमेंट्स की तरह भी याद किया जाएगा। एक डॉक्टर होने के नाते मैं जानता हूं कि वैक्सीन का डेवलपमेंट का प्रोसेस इतना लंबा है, इतना समय लेता है। कई ऐसी वैक्सीन्स के बारे में मैं जानता हूं जो मैं 25 साल पहले दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री होते हुए जिनके ऊपर रिसर्च होती थी, आज भी उन पर रिसर्च हो रही है, लेकिन वैक्सीन अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं हुई है। दुनिया में रिसर्च हो रही है, नहीं कि खाली हमारे देश की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने सबसे पहले वायरस को दुनिया में आइसोलेट किया। और आज जिस वैक्सीन के बारे में इतनी कंट्रोवर्सीज पिछले समय में क्रिएट की गई, वो आईसीएमआर के साथ मिलकर जो भारत बायोटेक ने बनाई, उसी शुरुआती दौर में जब आईसीएमआर ने वायरस को आइसोलेट किया, उसी समय से दोनों ने मिलकर उसको इनएक्टिवेटेड वायरस की जो भी हमारी जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी भारत की, उसके हिसाब से वैक्सीन पर काम करना शुरू किया। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में 1 साल से पहले, यानी कुछ ही महीनों के अंदर हमने देश के अंदर वैक्सीन बना दी। आज 2 वैक्सीन तो लोगों को उपलब्ध हो गई हैं, और सही मायने में अगर मैं टोटल वैक्सीन्स का जिक्र करूं तो कम से कम 6-7 वैक्सीन्स तो ऐसी हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स के विभिन्न फेजेस में हैं। उसमें से कुछ तो बहुत ही जल्दी कुछ महीनों में बाजार में आ जाएंगी, और कम से कम 1 दर्जन ऐसी हैं जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, एडवांस प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में है। यानी भारत की एक प्रकार से अभूतपूर्व क्षमता। आज मैं जब इस कार्यक्रम में आने से पहले आज सुबह का डाटा देख रहा था तो 3,23,064 सेशंस वैक्सीन को देने के लिए भारत में हो चुके हैं, और 1,66,00,000 से ज़्यादा जो है लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो चुकी है। कल का मैंने डाटा देखा, कल में अकेले भारत में 9,94,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हुई। यानी कि इतने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में भारत जैसे बड़े देश में भारत के वैज्ञानिकों की सहायता से, और जिसको भारत को पहले भी एक प्रकार से ड्रग्स की दृष्टि से भी और वैक्सीन्स की दृष्टि से भी दुनिया की फार्मेसी कहा जाता था, भारत ने एक बार फिर प्रूव करके दिखाया कि भारत वास्तव में जैसे पहले भी 50-60% दुनिया की वैक्सीन्स जो भारत की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ को भारत के माध्यम से पहुंचती थी, आज मैं देख रहा था कि 21 देशों को तो ग्रांट्स के माध्यम से और 36 देशों को कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, यानी 50 से ज़्यादा देशों को भारत जो है ये वैक्सीन्स उपलब्ध करा रहा है। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश ने, सारे देश की सरकारों ने, सारे समाज ने, और जैसे जैसे जब ज़रूरत पड़ी, हमने देखा करोड़ों जो है माइग्रेंट वर्कर्स को तकलीफ हुई, समाज भी उठकर खड़ा हो गया, सरकार भी उठकर खड़ी हो गई, और सरकार ने तो 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कई महीनों तक उनके खातों में
पैसा ट्रांसफ़र कराया, उनके लिए अनाज की व्यवस्था की। वहाँ दूसरी तरफ समाज के लोग खड़े हो गए और उन्होंने उनके लिए जहाँ जहाँ वो थे उनके लिए सब प्रकार की सहायता सैकड़ों एनजीओज़ ने की। जब ज़रूरत पड़ी उनको उनके नेटिव प्लेस पर पहुँचाने की तो 65 लाख से ज़्यादा जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, इनको उनके लिए स्पेशल ट्रेन्स की व्यवस्था करके उनको उनके गंतव्य स्थान पर पहुँचाया गया। जिस भी प्रकार की सारे देश को इतनी ज़्यादा, जिसे कहते हैं आपने जो अभी शब्द यूज़ किया कि वी वर वेरी मच ऑन रिकॉर्ड, हम लोग काफ़ी वल्नरेबल थे क्योंकि लोग कहते थे कि भारत में 135 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, गांवों में रहते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, सबर्ब्स में रहते हैं और अर्बन स्लम्स में रहते हैं और कई जगह पे बहुत कंजेशन है। और भारत के अंदर इतना तेज़ी से फैलने वाला जो संक्रमण फैलाने वाला वायरस, इसको भारत कैसे कंट्रोल करेगा। लेकिन भारत ने अपनी जो आत्मनिर्भरता है, जिसके लिए आज प्रधानमंत्री जी ने उस कठिन समय में भी सब प्रकार के जो समय पे निर्णय लेने थे, चाहे वो लॉकडाउन से लेकर और बाकी निर्णय थे, और उस समय पे आत्मनिर्भर भारत का जो एक उन्होंने सारे देश के सामने एक लक्ष्य रखा, स्वप्न रखा, तो आज हमें बड़े गर्व के साथ ये कहने का मौका मिलता है और कि हम सही मायने में उस दिशा में बहुत तेज़ी से, अगर हम कोविड के तकलीफ़ के दौरान, जिस कोविड ने दुनिया के बड़े से बड़े विकसित देशों को हिला दिया, और उसमें अगर हम लोग अपने पाँव पे खड़े होकर और उसका सामना कर सकते हैं और सामना करके हम अगर इस प्रकार की स्थिति में आ सकते हैं कि सारे दुनिया के मुकाबले हम जिस भी पैरामीटर पर कंपैरिजन करें, भारत ने जो है बेहतर प्रदर्शन किया है, तो रूटीन समय पे नॉर्मल टाइम में तो हम वास्तव में भारत को किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में एक सपना भारत के लोगों के सामने रखा था कि 2022 तक जब हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पूरी करेंगे, 75 वर्ष होंगे, तब तक हम एक नया भारत बनाना चाहते हैं, एक न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं। ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिसमें हर भारतवासी के चेहरे पर मुस्कान वापस लौटनी चाहिए, उसके बच्चों के लिए स्वास्थ्य की, शिक्षा की, पोषण की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे बुज़ुर्गों के स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए, हमारी बहनों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और देश को बांटने वाली जितनी प्रकार की बातें हैं, ताकतें हैं, या जितने प्रकार के इज़्म हैं, उन सबके ऊपर देश में दो ही इज़्म एक प्रकार से चलने चाहिए, स्थापित होने चाहिए, पुनर्स्थापित होने चाहिए। वो है ह्यूमैनिज़्म और नेशनलिज़्म, राष्ट्रवाद और मानवतावाद। और मैं समझता हूँ कि यही हमारा इनहेरेंट संस्कार है, यही हमारा जीन है, यही हमारा डीएनए है। और सारे विश्व को हम परिवार मानते हैं। ये जो हमारी सोच है वसुधैव कुटुंबकम की, उसी के माध्यम से आप देख रहे हैं कि आज हमने एक ऐसा बैलेंस बनाकर कोशिश की है कि हम वैक्सीन बनाने के बाद खाली अपने देश के लोगों के बारे में नहीं, हम दुनिया के अंदर भी अपने परिवार में जो दूसरे भाई हैं, खासकर जो डेवलपिंग देश हैं और छोटे देश हैं, पड़ोसी देश हैं, मित्र देश हैं, उनके अंदर हम वैक्सीन मैत्री के माध्यम से उन लोगों की भी चिंता कर रहे हैं। तो आपका जो विषय है, मैं तो इस विषय पर जितनी देर आप कहे बोल सकता हूं। मुझे पता नहीं कि आपके कार्यक्रम की सीमा क्या है, लेकिन भारत में अभूतपूर्व योग्यता है और शक्ति है, और आने वाले समय में इस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे भविष्य में ऐसी त्रासदी कभी भी आए तो उसके लिए और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से सारा देश ग्रास रूट लेवल तक अच्छी तरीके से तैयार हो। इसके लिए बहुत सारी जो योजनाएं हैं उनको बनाया गया है।
हेल्थ के ऊपर कितना बड़ा फोकस है बजट में, वो आपने सबने देखा है। जो हेल्थ को कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे वो स्वच्छ जल की उपलब्धता हो, इन सब के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है। और इसके साथ साथ विज्ञान के बारे में, जिसके बारे में मैं कम से कम 7 साल से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मंत्री होने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि विज्ञान में भारत की, दुनिया की, इस पूरे प्लैनेट की जितनी भी अभी तक की अनसुलझी समस्याएं हैं, जितनी भी गंभीर समस्याएं हैं, सही फोकस और सही विजन से विज्ञान में, वैज्ञानिकों के माध्यम से उनके समाधान करने की अभूतपूर्व क्षमता है। और इसीलिए हम लोग अपने वैज्ञानिकों से भी बार बार कहते हैं, और अभी तो हम लोगों ने एक कैबिनेट नोट भी लेकर आए हैं साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कि विज्ञान के लोगों की भी खाली रिसर्च करके पेपर पब्लिश करना नहीं, लेकिन रिसर्च भी ऐसे विषय पर जिसके आउटकम से जनता के जीवन को हम और बेहतर कर सकें, उनकी अनसुलझी समस्याओं का समाधान कर सकें, उनके जीवन की बहुत सारी चीज़ों को और ज़्यादा सुलभ ढंग से उपलब्ध करा सकें। इस अप्रोच पर हमारे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजकल काम हो रहा है। मुझे आज के इस अवसर पर आप सबसे भी, उड़ीसा के लोगों से भी ये अपील करनी है कि भारत के निर्माण के काम में आप सब लोग भी पूरी हृदय, मन और आत्मा से अपनी आहुति दें। निश्चित रूप से हम आने वाले वर्षों में भारत को न्यू इंडिया भी बना सकते हैं, भारत को हम आत्मनिर्भर भारत भी बना सकते हैं, और एक दिन भारत को निश्चित रूप से विश्व गुरु भारत भी बना सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनने के लिए मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद सर, आपने सही ठहराया कि कैसे हम भारतीयों ने इस कोरोना के चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफॉर्म किया। चंद सवाल हैं आपसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है। ये जो 2 स्वदेशी वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, हालांकि यहाँ उड़ीसा में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहे हैं कुछ दिनों में, लेकिन ये सवाल कई लोगों के मन में है कि ये दोनों वैक्सीन की एफिकेसी क्या है, ये कितना कारगर साबित हो सकते हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। देखिए, ये वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज अप्रूवल ये जब दिया जाता है तो ये कोई आर्बिट्रेरी प्रोसेस नहीं होता है। वैक्सीन्स जो है वो पर्याप्त ट्रायल्स के बाद उसके डाटाज जो हैं वो जो ड्रग कंट्रोलर होते हैं उनके पास सबमिट होते हैं, वो फिर अपनी एक्सपर्ट कमेटीज़ को उनको देते हैं। एक्सपर्ट कमेटी में बड़े बड़े विद्वान होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो लोग उस डाटा का पूरा अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने के बाद जो है, जो भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर हैं वो जो है उसके लिए अप्रूवल्स देते हैं। दोनों वैक्सीन्स को सब प्रकार की, हर तरह की साइंटिफिक स्क्रूटनी के बाद अप्रूवल दिया गया था, और जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसी के लिए कहा जाता है कि ये इमरजेंसी अप्रूवल्स हैं इस्तेमाल करने के लिए। उनकी इम्यूनोजेनिसिटी और उनकी सेफ्टी, उसके डाटाज को पूरा स्टडी करने के बाद, और एक वैक्सीन के बारे में बहुत ज़्यादा बनाया गया, कंट्रोवर्सीज क्रिएट की गई, लोगों ने उसके ऊपर राजनीति भी बहुत की, एक आध सरकार ने भी इस तरह के विषय जो है उठाकर कि ये वैक्सीन हम यूज़ नहीं करेंगे। हमने उस वैक्सीन के बारे में, मैंने तो थ्रू आउट कहा, मैंने ट्विटर पे और सब जगह पर उसके बारे में साइंटिफिकली भी जवाब दिया, जिन्होंने इसको इशू बनाने की कोशिश की। स्वयं भारत के प्रधानमंत्री जी ने वो वैक्सीन ली, हमने खुद वो वैक्सीन ली, हमारे बहुत सारे मंत्रियों ने वो वैक्सीन ली। और जो एक डाटा जिसके बारे में बार बार कहा जाता था कि ये अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, जबकि 25,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर ट्रायल्स हो चुके थे,
तो वो अभी तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो सो कॉल्ड लॉन्ग अवेटेड डाटा जो था उसकी एफिकेसी के बारे में वो भी आज उपलब्ध हो गया है।